This conference will now be recorded. नहीं वैसे भी आपको अगर इसमें एंड में अगर आपको ये चाहिए होंगी तो मैं आपको उसकी पीपीटी की पीडीएफ भी बना के दे दूंगा, वो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल अपडेट, हाँ आप जो कर वैसे रहे तो हो मैंने आपको जो उसको सेव करके रखने का है, बस जो भी आप बना रहे हो ना इसमें सेव करके रखने का है, लास्ट में कुछ भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैंने आपको बताया, आप वो पॉल ई हैरिस की बुक ले लेंगे, वो इंटरनेट पे मिलती है, अमेजोन से मंगवा लीजिए। वो एक तरीके से मानिए कि वो प्राइमेरा की बाइबल है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। पर कभी आप फंस गए समझिए कहीं पर, आपको समझ में आ रहा क्या करूं मैं, तो आप यू कैन गो थ्रू दैट बुक, उसमें 80-90% चीजें आप सॉल्व कर लेंगे उस बुक के थ्रू। इट्स अ वेरी गुड, नाइसली रिटन बुक। इट ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर डेवलपिंग अ रिपोर्ट विच शोज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस बिटवीन द शेड्यूल्स। शेड्यूलर शुड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। अभी जो नीचे लिखा है हम इसको आगे कवर करेंगे दोबारा से, मैंने आगे भी इसको किया हुआ है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, लेजर, ओके, it's okay. सो कंपेयरिंग शेड्यूल्स यूजिंग क्लेम डिगर। तो क्लेम डिगर जो हम क्लिक करके लाते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आता है। इसमें एक जगह पे लिखा होता है सेलेक्ट रिवाइज शेड्यूल और एक लिखा होता है ओरिजिनल प्रोजेक्ट और बेसलाइन। तो हम ये रिवाइज शेड्यूल हमारा, अब समझ लीजिए मंथली अपडेट शेड्यूल मान लीजिए इसको, और ये हमारा ओरिजिनली अप्रूव्ड बेसलाइन जो होती है। उसके बाद उन्होंने बोला है सेंड रिपोर्ट टू एचटीएमएल फॉर्मेट या फिर सीएसवी फॉर्मेट। एचटीएमएल तो होता है जो आपको डायरेक्टली इंटरनेट पे दिखा देगा कन्वर्ट करके, और सीएसवी फाइल जो होती है वो एक्सेल में खुलती है। अंतर कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का अंतर होता है, हम किसी में भी ले सकते हैं। उसके बाद आउटपुट फाइल सेव कहाँ करनी है हम लोग को, वो हम लोकेशन डिफाइन कर देंगे तो वहीं सेव हो जाएगी। और जो आखिरी बटन है इस पे टिक कर देंगे, व्यू फाइल व्हेन डन। तो जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद जब ये खुलेगा तो खुलने के बाद जो है आपको जैसे रन होके खत्म होगा अपने आप खुल जाएगी फाइल। तो सेलेक्ट द शेड्यूल डिवाइस प्रोजेक्ट विच विल बी अपडेटेड शेड्यूल, navigate through the EPS structure and select the updated schedule as the revised project. After loading the desired schedule, click OK to return. Select the original project which will be either the baseline or the previous month updated schedule. अब वो आपके ऊपर है कि what you are comparing, either you are comparing last month schedule or you are comparing the original baseline. Navigate to the EPS, select the EPS and then select the project. After loading, click OK. उसके बाद क्लिक द, अब क्या होता है इसमें हमारे पास कंपेयर का बटन है तो डायरेक्ट कंपेयर कर देगा। उसके बाद एक एडवांस का बटन भी होता है कि हम जब एडवांस का बटन क्लिक करेंगे तो एडवांस के कुछ ऑप्शंस होते हैं इसके, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टू कंपेयर, प्रोजेक्ट लेवल एंड एक्टिविटी लेवल। ऑल पॉइंट्स, ऑल ऑप्शंस आर सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। तो जनरली जो डिफॉल्ट रखते हैं वही रखते हैं हम लोग, किसी स्पेशल कंडीशंस में ही हम लोग हटाते हैं डिफॉल्ट। वंस द डेटा फील्ड्स हैज बीन सिलेक्टेड, क्लिक ओके। Now select the output format by clicking on the box either on HTML or CVS. The most common option is HTML. Select the location for output file, which is the report on the changes uncovered by claim digger by clicking on expand button. मतलब इस बटन को expand button बोलते हैं, 3 बटन वाला, and navigating to the location of your computer where the output file is stored. Click on the checkbox for file view when done so that the file will automatically open once you your comparison is complete. Otherwise, navigate to the location where the file is saved and open it manually. तो ये है हमारा, जब हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आते हैं। तो जनरली इसमें है क्या, ये एक्टिविटी लेवल पर है, तो एक्टिविटी लेवल पर हमें क्या क्या कंपेयर करना है हम उसी पे टिक करेंगे, बाकी चीजों पे हम टिक नहीं करेंगे। और एक्टिविटी लेवल में प्रोजेक्ट सब कुछ है वही, हाँ आपका ये प्रोजेक्ट लेवल, एक्टिविटी लेवल, ओके। हाँ तो एक्टिविटी लेवल पे वही कॉमन चीजें कि कंस्ट्रेंट पहले क्या थे, डेट्स क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, यूनिट्स क्या थी, रिलेशनशिप्स क्या थी, एक्टिविटी कोड में कुछ चेंज कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, कोई ऐड कर दी, सब कुछ। So that means we will have to see everything what they change. हाँ मतलब अब देखिए ये जनरली क्लेम डिगर कौन यूज करता है, एक थर्ड पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता प्रोजेक्ट के बारे में। समझिए आप जैसे क्लाइंट हो गया, क्लाइंट वांट टू सी व्हाट कॉन्ट्रैक्टर हैज चेंज इन द लास्ट मंथ अपडेट, so he can see that. हाँ इवन क्लाइंट को भी आइडिया होता है, लेकिन समझिए क्लाइंट ने किसी थर्ड पार्टी को हायर करा कि भाई तुम मेरे जो है सारे प्रोजेक्ट कंपेयर करो और बताओ कि असली में प्रॉब्लम हुई कहाँ पे।
तो जनरली इंडिया में इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ बाहर थर्ड पार्टी वो या तो पर्सन ही हायर कर लेते हैं या फिर थर्ड पार्टी हायर करते हैं, तो वो एक क्लेम डिगर जरूर यूज करेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये रहा, द क्लेम डिगर रिपोर्ट इज इन द आउटपुट फाइल प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस बिटवीन द शेड्यूल्स। नाउ जो शेड्यूलर है शुड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग: चेंज इन रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली FS टू SS, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही जनरली, असली में भी मैंने भी काम करा है, जनरली यही एक्टिविटी हम चेंज करते हैं, FS को SS में चेंज करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। SS में चेंज करने का मतलब उसको डायरेक्शन ड्यूरेशन रिड्यूस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो होता है ना प्रोजेक्ट में चेंज, वो यही पर होता है। एक तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में होता है और एक यहाँ पर लिंकिंग में चेंज होता है। Change in the duration for future activities, particularly for activities which are on critical path or near critical path. This can indicate that contractor is trying to reduce the overall predicted duration for the schedule by crashing the duration. Change in activity name, ये भी हम लोग कभी कभी करते हैं, एक्टिविटी नेम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमने कुछ और सोच के डाली होती है। जब प्रोग्रेस होती है तो हमें पता चलता है अच्छा इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं। जैसे कि हमारा इसमें था मेट्रो में, उसको बोलते हैं फैट, और फैट का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। तो हमने जब हमने प्रोग्राम बनाया, हाँ, तो हमने उस समय फैट नहीं डाला, हमने लिख दिया था कि द सेम विल बी एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट ड्यूरिंग इनिशियल टेस्टिंग, ऐसे करके एक एक्टिविटी डाली हुई थी। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें समझाया कि इसको हम फैट बोल सकते हैं, तो हमने उस एक्टिविटी का नाम चेंज करके फैट कर दिया। हाँ, changing activity names can change the perception of the scope of work contained by an activity without associated changes in duration or resource. It is possible that the newly named activity no longer present a reasonable duration for execution of a new scope of work. Added activities, particularly activities which represent allied delays. Representation of delays is an update schedule. In an update schedule is not appropriate until a time impact analysis has been submitted and accepted. तो अगर कोई क्लेम डिगर से ये देखना चाहता है कि डिले कितना हुआ, तो वो देख तो लेगा, लेकिन उससे वो कुछ मतलब नहीं निकाल पाएगा अनलेस अनटिल उसके पास कॉरेस्पॉन्डेंस ना हो चीजों की, कि भाई पहले हमने पिछले साल ये क्लेम डाला था, इसमें से इतना एक्सेप्ट हुआ था, फिर हमने इतना क्लेम डाला, इतना एक्सेप्ट हुआ। तो ये सब चीजें उसे फिर वहां पे टोटल करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि सही में वो डिले जो ओवरऑल एक्सेप्ट हुआ है, ये वही डिले दिखा रहा है या फिर कुछ ज्यादा डिले दिखा रहा है। एक मिनट, just let me read this. Added activities, particularly activities which represent alleged delay. Added activity, particular activity the represent of delay in an updated schedule is not appropriate. Until a time impact analysis. Not appropriate until a time impact analysis has been submitted and accepted. Yes. In this, like, suppose someone has added one activity, right, which is representing delays. So he will find out that there is a delay in this activity, but he will not be able to know. He will not accept it unless it is shown like time impact analysis. Until a time impact analysis has been submitted and accepted, he will not approve it. Let's say client is there, he is looking at the schedule, and as a contractor, I have added the activity which is showing the delay. He will not accept that activity. He will find out that this is the activity, and he will say that I will not accept it unless you show me the time impact analysis. Iska submit karo, and then it will be accepted. Right. Okay. Added constraint, particularly when they appear to in the start of activity in the future, activities should be driven by the logic of sequence, not constant. हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा कर देते हैं जनरली कॉन्ट्रैक्टर की जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता ना, तो वो वहां पर कंस्टेंट डाल देते हैं और कंस्टेंट से लिंक कर देते हैं एक्टिविटीज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमें जब क्लाइंट को भेजे और क्लाइंट उसमें अपनी चेकिंग लगाए तो उसे पता चले कि यार ये बीच में एक्टिविटी आई, इसकी कुछ डेट आ रही है और फिर इससे लिंक होकर पूरा प्रोग्राम ड्रिवन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट द माइलस्टोन्स और एनी एग्रीड डेट, उसके अलावा सब कुछ लॉजिक से फ्लो होना चाहिए।
और कंस्ट्रेंट से कुछ भी ड्रिवन नहीं होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। कंस्ट्रेंट से ड्रिवन नहीं होती कभी भी प्रोग्राम, अनलेस अनटिल वो बाय कॉन्टेक्चुअल हो, जैसे कि लैंड हो गया। अब लैंड प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में है तो उससे पूरा प्रोजेक्ट ड्रिवन हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं कोई अजीब सा कंस्ट्रेंट आ जाए जो कि किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। तो एनी चेंजेस टू द शेड्यूल project is getting driven by that constraint. बाय दैट कंस्ट्रेंट, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, दैट इज अगेंस्ट शेड्यूलिंग रूल्स। Yes, you are right. Yeah. Any changes to the schedule should be discussed in detail in the context of written narrative। देखिए नैरेटिव की बात मैं जब कर रहा था तो ये नैरेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो प्ले करता है रोल, कि जब आप बेसलाइन सबमिट करते हैं तो एक नैरेटिव सबमिट करते हैं, उसमें आप पूरी मेथोलॉजी लिखते हैं। कि उसमें मेथोलॉजी कैसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको इसको बताता हूँ मेट्रो की, कि हम बेस स्लैब कैसे डालेंगे, कॉन्कोर्ड स्लैब कैसे डालेंगे और रूफ स्लैब कैसे डालेंगे, इन तीनों की मेथोलॉजी होती है। प्लस हम लोग जब एस्केवेट करेंगे तो उसकी क्या मेथोलॉजी होगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि जब हमने मेथोलॉजी सबमिट कर दी और उसके बेसिस पे प्रोग्राम बनाया, अब क्लाइंट अगर कुछ भी हमें लैंड नहीं दे पा रहा है या फिर उसके कुछ कंस्ट्रेंट आ गए, तो कॉन्ट्रैक्ट के पास पूरा इंतजाम होता है ईओटी मांगने का। लेकिन अगर इनिशियली आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने कुछ भी अजम्पशंस भी नहीं लिखी। अच्छा, नैरेटिव में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि मैंने क्या अजम्पशंस ली है, ठीक है। तो उसमें आप assumption ली है while making the schedule, while developing the schedule. अब वो अजम्पशंस हमने क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दी हैं। अब उन अजम्पशंस के अंदर वो अजम्पशंस क्लाइंट फुलफिल नहीं कर पाया, तो नाउ इज टोटली क्लाइंट डिले। उसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा प्रूव्ड है कि भाई ये हमने अजम्पशंस मानी थी, आपको सबमिट किया था, आपने अप्रूव किया है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है इस अजम्पशन में कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसा होगा, और आप ऐसा नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शंस। इसलिए narrative plays a very important part. The narrative is where the contractor describes the changes to be intended means and methods and how these changes related to the revision of the schedule. तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो जब हम पहला नैरेटिव सबमिट करा बेसलाइन के टाइम पे, उस टाइम पे कोई चेंजेस नहीं होते, केवल हमारी मेथोलॉजी होती है, कैसे हमने काम, हमारी अजम्पशंस होती हैं। लेकिन जब हम अपडेट करते हैं, विद एवरी अपडेट वी हैव टू सबमिट अ नैरेटिव। उस नैरेटिव में हम ये लिखेंगे कि जब अपडेट करा तो हमने क्यों चेंजेस करे चीजों में। अगर हमने हो सकता है मेथोलॉजी चेंज कर दें किसी काम को करने की, ये मानिए कि पहले टॉप डाउन कर रहे थे, लेकिन जब हमने वहां पर देखा साइट पे खुदाई वुदाई करी तो हमको लगा नहीं यार बॉटम अप ही ठीक है यहाँ पे तो करना, तो पूरी की पूरी मेथोलॉजी चेंज हो गई है बॉटम अप करने पे। तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरा कि हमने ये क्यों करा और हमने आपको कम्युनिकेट करा था, हमने डिस्कशन हुआ था, आपसे हुआ था, पीएमसी से हुआ था, जी से, एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड आवर मेथोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर इंप्लीमेंटिंग। Right. And how these changes, मतलब ये टास्क बार को हाइड कर देते हैं, कहाँ चला गया। अरे ये हाइड करने का कहाँ गया इसको। ओके राइट। अरे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, एक मिनट, ओके हाँ हो गया ना, दोनों में कर दो यार। देन द नैरेटिव इज तो हो गया हमारा, and how these changes related to if there are any changes in the schedule which are not explicitly described in the written narrative, the contractor must compelled to explain those changes। तो हमारे सारे चेंजेस उसके अंदर होने चाहिए नैरेटिव में, अगर नहीं है देन हमें वर्बली उनको समझाने पड़ेंगे कि ये चेंजेस हमने क्यों नहीं रखे। जनरली होने चाहिए, देयर इज नो वर्बल तो कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग शुड बी रिटन, इट शुड बी इन रिटन, या राइट। तो उसके बाद हम क्लीन रिवर में डालने का कंपेयर पे क्लिक करते हैं, देन वो अपना डेटा रन करता है, और ये देखिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ HTML एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ CVS। तो ज्यादा अंतर नहीं है, आपको वही फ्लोट मिल जाता है जैसे यहाँ मिल रहा है, एक्टिविटी का नाम है, तो आपकी मर्जी है किसमें भी आप डेटा ले सकते हैं, जिसमें भी मन चाहे आपका। Now corrective actions for delayed activities. Now when the project schedule is delayed, scheduler should try to reduce or remove any lag in the
schedule prior to performing corrective actions, as these actions may cause issue in terms of project cost or interference between predecessor and successor activities. Therefore, scheduler should add buffers. ये तो हमने कल पढ़ा था. Should add buffers to the project schedule to mitigate activity delays. तो मैंने आपको बफर बताया था कि अगर 100 दिन की एक्टिविटी है तो 110 का हम ले लेंगे by showing the reduced productivity, less productivity जो हमने originally compare की है. The corrective actions in the schedule management are techniques by which to recover the delayed activity. When we have to go back, like we have taken 100 in place of 100 days, we have taken 110 days. So 110 days, for taking 110 days, we reduce the productivity. Right. Correct? Now we are again going back to the 100 days. So we will increase the productivity. नहीं तब अब तो अभी क्या हुआ कि अब यहाँ पर हम लोग ने पहले से बफर, हम कम नहीं कर रहे कुछ. असली में वो काम जो है वो 100 दिन में होना था, लेकिन हमने इनिशियली ये सोच के 110 दिन लिए कि आगे चल के 10 दिन का डिले तो होगा ही होगा इस एक्टिविटी के ऊपर. तो अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग. हमने अब कुछ नहीं करेंगे. अगर हमने बफर ऐड नहीं करा तो हमें दिक्कत थी, लेकिन अगर हमने बफर ऐड कर दिया है तो हमारे डिले, मैक्सिमम डिले हमारे जो है वो हमारे बफर कंज्यूम कर लेगा. ठीक है, इसलिए उसने लिखा है therefore the scheduler should add buffer to the project schedule to mitigate delay activities. तो जो एक्टिविटीज हमें लगती है कि डिले होंगी उसके ऊपर हम पहले से ही बफर ऐड कर देना चाहिए एट द टाइम ऑफ बेसलाइन जब हम बनाते हैं. तो असली में जैसे हमें पता है कि भाई एक एक्सकेवेटर एक दिन में इतने क्यूबिक मीटर कर ही देगा, अगर इतने साइज का एक्सकेवेटर है तो कर ही देगा. तब भी हमने क्या करा, हमने उसमें 10 क्यूबिक मीटर कम पकड़ लिया, वो 2 क्यूबिक मीटर कम पकड़ लिया कि ठीक है, या 3 कि भाई चलो इतना मान लेते हैं. असली में तो ये उतने से काम करेगा. ठीक है, जैसे टीबीएम मैंने आपको बताया, टीबीएम चलती है तो एक दिन में 15 सेगमेंट लगा देती है, 12 सेगमेंट लगा देती है. ठीक है, लेकिन हमने पकड़े ही 10 सेगमेंट कि बस 10 सेगमेंट ही लगाएगी, ज्यादा नहीं लगाएगी. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया. दैट इज राइट. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जैसे वो उसका पहले एक्टिविटी, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द करेक्टिव एक्शन फॉर द डिलेड एक्टिविटीज. राइट. So in the for the delayed activities, हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और उल्टा अब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, so that it will be like 100 days. हाँ, तो अब तो हमें नहीं 100 डेज नहीं, 110 लिया था. 110 लेने के बाद भी डिले हो गया, तो अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के उसकी जो ड्यूरेशन है उसको कम करना पड़ेगा. तो हमें अब वापस जो है हम 100 पे आना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी उसकी in order to mitigate. तो मैं कह रहा हूँ, तो जब हम वो प्रोडक्टिविटी उस एक्टिविटी की बढ़ाएंगे उसके लिए, so for the similar type of work we have to again increase the productivity of the same work, because we cannot take the different productivity for one activity and different productivity for other activity of the similar kind. हाँ, नहीं आपकी सही बात है, लेकिन अब देखिए ये सब डिपेंड, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. अब जैसे कि समझिए एक्सकेवेशन एक स्टेशन पे हो रहा है, दूसरे पे भी हो रहा है. ठीक है, इस स्टेशन पे जो है आपकी यूटिलिटी निकली नहीं, 3-4 निकली, और दूसरे स्टेशन पे यूटिलिटी निकलती चली जा रही है, तो अब प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इफेक्ट हो गई. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब टीबीएम है. अब टीबीएम का क्या है, टीबीएम जब हमने लोअर करी तो लोअर करने के बाद 1 महीना हम लोग उसको वो बोलते हैं इनिशियल ड्राइव रहती है उसकी, जिसमें उसमें कम टाइम लगता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा इनिशियल ड्राइव में. लेकिन एक बार वो स्पीड पकड़ लेती है टीबीएम पर डे, तो फिर वो जो है आपके 15 से 18 तक के सेगमेंट लगा देती है, एक ही दिन में रिंग लगा देती है इतनी सारी. ठीक है, तो हम तो क्या होता है, अब हमें डिले कहाँ हो रहा है, जहाँ टीबीएम चल रही है इस समय फुल स्पीड पे. ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, हमने अब क्लाइंट से बोला कि देखिए हमने यहाँ पर हमने जब प्रोग्राम बनाया था तो हमने कंसीडर किया था कि 10-10 रिंग लगेंगे, मगर पिछले 1 महीने की प्रोडक्टिविटी हम देख रहे हैं कि रिंग ये तो 15-15 रिंग लगा रही है. तो नाउ वी नो कि हमने अपने सारे डिले ओवरकम कर लिए हैं, और नाउ वी कैन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ दिस टीबीएम. अब उस टीबीएम की बात हो रही है, इसका मतलब नहीं कि दूसरी टीबीएम लॉन्च होगी तो वो भी 15-15 लाएगी, क्या पता उसके बीच में उसको कौन सी मिट्टी मिल जाए. Now I got the point. So we will increase the productivity only for that particular activity, and other activity will keep the same what we kept in the original schedule. Right. Okay. लेकिन ये चीज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वाले बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज अगर आप डिक्रीज प्रोडक्टिविटी बात करेंगे
तो फिर लफड़ा, तो फिर बात उल्टी हो जाएगी। जैसे कि अभी हम आगे में, अभी ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये समझिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, सेम कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है यहाँ पर भी और वहां पर भी, ठीक है, और ज्यादातर काम जो है एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, उसके लेबर के और उसकी मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही है खाली, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, उसने पहली जब वो चीज करी तो उसको लगा 1 महीना, हमने पकड़ा था कि वो 20 दिन में कर देगा। समझिए बिल्डिंग की मानिए, बिल्डिंग की पहली फ्लोर खड़ी करनी थी उसको या स्लैब डालनी थी। अब वही उसके लेबर है, अब वो दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, और वही कॉन्ट्रैक्ट, वही क्या कहते हैं क्लाइंट है जो मॉनिटर कर रहा है। तो वो ये बोलेगा यार अब तुमने पहले तो यार 1 महीना ले लिया इसको करने में, 30 दिन मैंने पकड़े थे 20 दिन, अब तुम अगली स्लैब कितने दिन में करोगे? तो वो वहां पर आके, वहां पर हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं वहां तो 20 दिन में करेगा। हमें फिर श्योरिटी लेनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई वहां पर तू 20 दिन में करेगा नहीं, वहां पर भी 30 दिन करूंगा अब, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, वहां पे केवल उसका लेबर है और उसके इक्विपमेंट्स है, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो वहां पर नहीं ले सकते। लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करें जहां पर सब कुछ एक एक हमारे पास एक बाउंड्री है, उसके अंदर सारा काम हो रहा है, हमारे पास पूरा मटेरियल है, खुद का कंक्रीट मिक्सचर रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, सब कुछ हमारा खुद का ही है, तो उसमें कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। उस केस में हम लोग ये चीज नहीं अप्लाई करेंगे कि नहीं अगर तुझे यहाँ से इस बिल्डिंग में स्लैब करने में इतना टाइम लग रहा है तो उस बिल्डिंग में भी तुझे स्लैब करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। वहां पर दोनों चीजें डिपेंडेंट होंगी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लोग हैं, उसका सुपरवाइजर है, वही कंक्रीट बन रहा है, तो सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। तो उसने अगर 20 दिन लिए हैं और हमने जैसे हमने 30 दिन लिए थे, नहीं सॉरी, हमने 20 दिन लिए थे और उसने 30 दिन लिए हैं, तो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम उससे बोलेंगे कि भाई तू 20 ही दिन में करने का। तो हाँ, तो हम उससे पूछेंगे भाई क्या मतलब डिले होने के क्यों हुआ डिले, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह डिले हुआ। अब वो बोलेगा नहीं सर वो कंक्रीट पंप ही ब्रेक डाउन हो गया था सर, वो 1-2 दिन पहले जब हमारी कंक्रीटिंग की टाइम आया था, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास जो लेबर है वो ऐसी मतलब बेचारी थकी हुई लेबर है कि वो रिबारी नहीं बांध पाती पर डे जितनी प्रोडक्टिविटी पकड़ी है, तो ये उसकी खुद की गलती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो फिर क्लाइंट बोलेगा कि भैया तू या तो नई लेबर लेकर आ, या फिर अपनी लेबर, तू अगर 4 लेबर लगा रहा है तो तू 10 लेबर लगा यहाँ पर रिबार बांधने के लिए। तो इस तरीके से जो है हमें वहां पर बात करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर से। करेक्टिव एक्शन we will keep the activity duration 20 days only for that next activity. We have to keep that 20 days, but हमें श्योरिटी लेनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर से। Either we can write him email or we can write him letter कि भाई ये तुमने करा है पहली उसमें स्लैब में और अब नेक्स्ट स्लैब आ रही है, you have to complete in 20 days. The corrective actions in the schedule management and techniques by which to recover the delayed activities so as to adhere to the project completion date. For efficiency, the corrective action should be performed on critical activities first. There are 2 types of corrective actions for recovering delayed activities: crushing and fast track. हमने कल यहीं पर खत्म किया था। हाँ, तो crushing is a technique for reducing the duration of remaining activities by adding more resource, and fast track is a technique for performing the remaining activities in parallel to compress the schedule. यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल मैंने कल दिखाया था, शायद आपकी यहाँ पर वो चला गया था उस टाइम पर, ये इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी। टू इम्प्लीमेंट द क्रशिंग टेक्निक, कॉस्ट फॉर क्रशिंग शुड बी एनालाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है कि ये ओरिजिनल ड्यूरेशन इतनी थी और इस एक्टिविटी के ऊपर इतना पैसा लग रहा था। अब किसी ने बोला भैया तुम सब एक्टिविटीज को इतने इतने दिन से क्रैश करके अब उनकी ड्यूरेशन जो इतने दिन से क्रैश कर दो, अब क्रैशिंग की जो कॉस्ट होगा वो इतना इतना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कॉस्ट का वही दिस माइनस दिस करके एक्सेलरेशन की कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। तो अब हमें ये इंटरनली जब क्या होता है, जब ऐसे टाइम पर सब लोग बैठते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बैठेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी बैठेगा, कि हम क्या ये रिस्क ले सकते हैं, क्या हम एक और एक्सकेवेटर लगा दें, उसकी पर मंथ इतना चार्ज जाएगा, इतना डीजल का पैसा लगेगा, क्या हमारे पास इतना पैसा है, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला भी आ जाएगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट वाला भी आ जाएगा कि भाई तू बता कितना पैसे में एक एक्सकेवेटर आएगा महीने का, हमें एक ही महीने चाहिए। तो वो सब एनालिसिस किए जाते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, इफ वी कैन डू इट, हम वो लगा देंगे एक एक्स्ट्रा एक्सकेवेटर। Now, according to schedule management theory, the fast track technique does not increase cost to implement. However, rework can arise. क्रशिंग में जब हम रिसोर्सेज, जब हम एक्टिविटी एक्चुअली अगर टास्क डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसमें
if we are increasing the resources, तो उसकी ड्यूरेशन तो उससे इफेक्ट नहीं होगी ना, नहीं because we consider that resources are unlimited. हाँ नहीं वो तो जब आप बेसलाइन बनाएंगे then the resources are unlimited, लेकिन जब आप अपडेट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि resources are not unlimited, अभी तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अगर that resources what we use there to make the S curve in the beginning, so that's the plant curve, so the resources are fixed now for that particular activity, so it is limited. बिल्कुल। Now if we start updating that, right, बताइए। Now if we have we started updating that and we want to increase the resources, so उसमें ड्यूरेशन फिर कम हो जाएगी उसकी, राइट? हाँ, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि समझिए कि हमने ड्यूरेशन टाइप हम लोग क्या देंगे उसमें, ड्यूरेशन टाइप क्या रहेगी? नहीं, देखिए परसेंटेज अपडेट करते हैं ना। हाँ, लेकिन देखिए ये सब चीजें आप मैनुअली कर रहे हैं। देखिए आप प्राइमवेरा के पास कोई दिमाग नहीं है, ऐसा मानिए, ठीक है? तो हम अभी आप सोच रहे हैं कि अब ये यूनिट टाइप, अब क्या हो गया, वो एक्टिविटी जो वो यूनिट बेस हो गई कि भाई अब तो रिसोर्स बेस हो गई। ऐसा नहीं है, हम लोग मैंने आपको बताया ना, फिजिकल परसेंटेज डालते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे डालने पे प्रोग्राम पे, ठीक है? तो प्राइमवेरा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रिसोर्स बढ़ाओगे तो वो ड्यूरेशन कम कर देगा, वो उसमें दिमाग है। आपको मैनुअली उसके ऊपर रिसोर्स लगानी पड़ेगी, उसका पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है? और ऊपर जाके मैनुअली ही आपको उसकी ड्यूरेशन रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैनुअली रिड्यूशन हाँ, आपको खुद करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्राइमवेरा के पास कोई दिमाग नहीं, कम करनी पड़ेगी, रिमेनिंग ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी। हाँ, रिमेनिंग ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी, और फिर आपको वो चेंज लॉग में नैरेटिव में लिखना पड़ेगा कि नाउ वी हैव कंसीडर्ड, पहले हमारे पास 2 एक्सकेवेटर थे, नाउ वी कंसीडर 3rd एक्सकेवेटर, और उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी जुड़ जाएगी, तो नाउ प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। आप वहाँ पे एक टेबल दे देंगे कि इनिशियल प्रोडक्टिविटी इतने पे 10 दिन आ रहा था, अब हमने एक बढ़ा दिया तो अब ये 7 दिन में हो जाएगा काम। ऐसे करके आप वहाँ पे टेबल दे देंगे उसके साथ, इस तरीके से। सो एवरीथिंग इज मैनुअल, आपको खुद ही करना है सब। हाँ, मैनुअल करेंगे, और उसमें जो परसेंटेज टाइप तो फिजिकल रहेगा, और ड्यूरेशन टाइप, हाँ ड्यूरेशन नहीं, वो ड्यूरेशन टाइप तो एक ही वो कहते हैं, या तो ड्यूरेशन होगा या फिजिकल होगा, तो वो तो फिजिकल ही रहेगा उसमें। हाँ, फिजिकल रहेगा, ओके। हाँ, फिजिकली रहेगा, वो फिजिकली अपडेट कर रहे हैं उसको। वो तो हम ये मान रहे हैं कि एक्टिविटी के अंदर अगर because I was thinking that once we crash the schedule, we increase the resources, then it will, and we are updating based on physical, so it will not take that duration. Once we put the F9, it will not take automatically. No, it will not. You have to reduce manually. You have to reduce manually the duration. Right. Okay. Got it. Yes. Now, according to schedule management theory, the fast track technique does not increase the cost to implement. However, can arise due to communication. Rework can arise due to communication failure between predecessor activities and successor activities. Fast tracking methods use Primavera P6. Change relationship from FS to SS. अब अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप नहीं लगा सकते और रिसोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या हमें वो भी नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, हम मतलब प्रोडक्टिविटी हम नहीं बढ़ा सकते आदमी की, जो कर रहा है बेचारा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, काम को पैरेलल कर देंगे। और ये जनरली हम लोग, मैंने आपको कल एग्जांपल दे रहा था कि हमने इसको कैसे करा था, कि हमने क्या करा कि एक्सकेवेशन कर रहे थे, करते करते हमने क्या सोचा कि पूरी एक्सकेवेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमने स्टेप वाइज एक्सकेवेशन करके नीचे पहुंच के स्लैब का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है? दूसरी एग्जांपल क्या है इसका, कि एक हमारे पास जब रूम बन गए, जब मेट्रो में हम रूम बनाते हैं, ईवीएस रूम, टीवीएस रूम, तो उसके अंदर जो है आर्किटेक्चरल काम होना होता है। तो जब हम बेसलाइन बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि भैया पहले आदमी आएगा, वो क्या कहते हैं ये कर जाएगा, दूसरा आदमी आएगा चीजलिंग करके पाइप डाल जाएगा, तीसरा आदमी आके पेंट करेगा, सीलिंग पे पहले पेंट होगा। हम स्टेप वाइज लेते हैं, लेकिन जब हमको लगता है कि अब भैया टाइम नहीं बचा है, तो हम उन एक्टिविटीज को पैरेलल कर देंगे। हम बोलेंगे कि थोड़ा पैरेलल की, जैसे थोड़ा 10% काम हुआ तो चलो 10% पे पेंटिंग हो जाएगी, तो पेंटिंग वाले को बुला लो। पहले ये था कि 100% पहले पाइप ले करो, उसके बाद फिर पेंटिंग वाला आएगा। बिल्कुल। अभी क्या है, चलो 20% पेंटिंग हो गई तो उस 20% पे पेंटिंग वाले को लगा दिया, आ जाओ।
राइट तो ये कर देते हैं हम लोग तो फास्ट पैरेलल हो गई, काफी Parallel हो गई। एक्टिविटी पैरेलल हो गई। हाँ, और ये इफेक्टिव भी होती है, ये इफेक्टिव भी होती है। अगर जो साइट सुपरवाइजर है ही इज गुड, तो ये बहुत अच्छी इफेक्टिव तरीका है हाँ, एक्टिविटीज। प्रॉपरली अगर प्लान करो, थोड़ा सा प्रॉपरली प्लानिंग की जरूरत है इसमें हाँ कि भाई हाँ इस रेट तक या इन 1 वीक में हम लोग 10, 15, 20% कर लेंगे, तो वो आगे का करता रहेगा और पीछे से दूसरा गैंग आता रहेगा पेंटिंग वाला। आई मीन लाइक दिस यू कैन प्लान। बिल्कुल, और ये इफेक्टिव ज्यादा होता है अगर सेम कॉन्ट्रैक्टर हो। सेम कॉन्ट्रैक्टर अगर सारे काम कर रहा है तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, फिर उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो वो फिर एक दूसरे को ब्लेम ही डालते रहते हैं, अरे उसने करी नहीं थी दीवार, मैं क्या करूं, मैं तो गया, मेरा आदमी तो गया था वहां पे, वो दिक्कत हो जाती है वो। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जब हमने क्रशिंग करी तो ड्यूरेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है एक्टिविटी की। कॉस्ट बढ़ रही है। हाँ, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। Now it is used. The next slide, what was the next? Go back to the last slide. हाँ जी, According to the schedule management theory, the fast हाँ training ये सेम technique है, does सेम not. है। वो जो लास्ट लिखा था ना, Okay. वो लिखा हुआ सेम है, मैंने ग्राफ यहाँ पे लगा दिया है। लिखा हुआ same है ये। Okay, right. Okay. Now Yeah, process for revisiting super. the project schedule. It used to be that the project schedule was modified due to schedule delay and rarely due to early project completion. No matter what the reason for the schedule revision, scheduler should document the cause of the revision. If the reasons comes from the client, the contractor will use the documentation for issuing claims. It can also be used as evidence in dispute resolution phase later. तो कोई भी रीजन हो, जनरली वो बोल रहे हैं कि अर्ली प्रोजेक्ट कंप्लीशन तो होता ही नहीं, रीजन बहुत रेयर ही होता है, जनरली डिले ही होता है जिस वजह से डेट से जनरली डिले होता है प्रोजेक्ट। हाँ, तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले हो चाहे क्लाइंट की वजह से डिले हो, पर हर चीज कॉन्ट्रैक्टर को हर चीज डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए, क्लाइंट को भी रखनी चाहिए, और बीच में पीएमसी है तो उसको भी रखनी चाहिए, सबको अपने अपनी डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए चीजें। Below are the steps for revising the project schedule. Document the grounds for the schedule revision. Prepare a draft proposal of the revised schedule. Analyze the impacts of revised schedule in terms of times and cost. Finalize the proposal and submit to the